Hi and hello everyone. Welcome back to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board, wherein which we are on the chapter 20, the Mughal Empire. So देखिए अब तक हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री समझ रहे हैं, बाबर के बारे में समझा, हुमायूं 2 बार आए, फिर हमने शेर शाह का एडमिनिस्ट्रेशन समझा. अब हम इस पार्ट में अकबर के बारे में समझेंगे. वेरी वेरी फेमस, राइट. सो इनके रिलेशंस कैसे थे राजपूत के साथ, क्या रिलीजियस पॉलिसी थी, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से था इनके टाइम पे, मनसबदारी सिस्टम कैसे चल रहा था, तो ये सब हम समझेंगे जो कि मेन फीचर्स हैं अकबर के टाइम का. सो देखिए ये है अकबर की तस्वीर. ही वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोनार्क ऑफ इंडिया. ऑफ कोर्स ये इनके जो फादर की डेथ हुई, हुमायूं की डेथ हुई. हुमायूं इनके फादर थे, ऑफ कोर्स हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था. तो हुमायूं की डेथ के बाद इन्होंने थ्रोन ले लिया. बट इनकी जो पोजीशंस थी वो डेंजरस थी, क्योंकि अफगान्स इनकी पोजीशंस चल रहे थे. फिर इनके जो कमांडर इन चीफ थे वो थे हेमू, है ना. तो हेमू वॉज इन चार्ज ऑफ इट, एंड द सेकेंड बैटल हुई पानीपत की 1556 में. हेमू वॉज ऑलमोस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ विक्ट्री, बट एन एरो पर्स्ड इन हिज आई एंड ही बिकेम अनकॉन्शियस. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है ना. तो आप ही समझ सकते हैं बैटल ऑफ पानीपत 1556 फिर से हुई थी बैटल, ठीक है. तो दिस वॉज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. इनकी जो आर्मी थी, देन ही फ्लेड एंड फॉर्चून फेवर्ड अकबर. मुगल विक्ट्री वॉज डिसिसिव, एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years अकबर के राइम के 5 सालों में बैराम खान उनके रेजेंट की तरह काम किए, एंड इन्होंने मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट किया. अकबर के अंदर का मुगल एम्पायर आप इस इमेज में देख सकते हो. तो आप देख सकते हो उन्होंने किस तरह से पूरा का पूरा एम्पायर जो है कंसोलिडेट कर लिया था, है ना. 5 साल के बाद, लाइक आफ्टर 5 years, ये जो बैरम खान है, ही वॉज रिमूव्ड बाय अकबर ड्यू टू हिज कोर्ट इंट्रेजेस एंड सेंट टू मैक्का. बट रास्ते में बैरम खान को अफगान्स ने मार दिया. अकबर का जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट था वो काफ़ी एक्सटेंसिव था. उन्होंने नॉर्थ इंडिया का काफ़ी पार्ट, जैसे कि आगरा से गुजरात तक एंड आगरा से बंगाल तक कैप्चर कर लिया था. तो आप ये समझ सकते हैं कि इनका जो आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने सब कुछ कैप्चर कर लिया था. ये ट्रायंगुलर शेप में आप इनकी विक्ट्री देख सकते हो. फिर उसके बाद इन्होंने जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है उसको भी स्ट्रेंथन किया, एंड लेटर ऑन ही वेंट टू डेक्कन पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल. तो आपका जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है यहाँ पे भी इन्होंने अपना जो है बना लिया था, और डेक्कन पार्ट में भी आ गए थे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ हिज रिलेशंस वाज विद द राजपूत किंग्स. तो जो राजपूत पॉलिसी थी अकबर की वो बहुत ही नोटेबल है. उन्होंने राजपूत प्रिंसेस हु वाज अ डॉटर ऑफ राजा बरहमल, है ना, उनसे शादी की. एंड ये जो मुगल्स की हिस्ट्री है उसमें टर्निंग पॉइंट था. फिर राजपूत मुगल्स लाइक के अंदर सर्व किए 4 जनरेशन तक, ठीक है. एंड मैनी ऑफ देम रोज टू द पोजीशन ऑफ मिलिट्री जनरल्स टू. फिर राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, उनको सीनियर पोजीशंस भी दी गई एडमिनिस्ट्रेशन में अकबर ने, क्योंकि अब उनके मिलिट्री, देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, मैट्रिमोनियल अलायंस किया, राइट. तो इससे इनके फैमिली रिलेशंस भी बढ़ गए, उनको बुरा भी नहीं लगा, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी आ गए. One by one, all Rajput states submitted to Akbar by then. But एक बचे हुए थे राणा ऑफ मेवाड़, है ना. तो इन्होंने वो जो है ही दे कंटिन्यू टू डिफाई डिस्पाइट सेवरल डिफीट्स ऑल्सो इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी. अब ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी आपने सुना होगा बड़ी बार. ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी थी, राणा प्रताप सिंह, है ना, इसमें वो सीवियरली डिफीट हो गए मुगल आर्मी के थ्रू. जो कि मुगल आर्मी में कौन जो लीड कर रहा था मुगल आर्मी को, मान सिंह 1576 में, ठीक है. अब इस डिफीट के बाद मेवाड़ की डिफीट हो गई. बहुत से राजपूत रूलर्स ने अकबर की सुजानिटी को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है हमारे राजा आप हो. फिर अकबर की जो राजपूत पॉलिसी थी इसमें आप देख सकते हो कि देखो इन्होंने क्या किया, मैरिड जो मैट्रिमोनियल अलायंस है वो किए. फिर उसके बाद रिलीजन डिफरेंट थे, बट फिर भी यहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से ये पॉलिसी जो है वो सक्सीड कर पाई थी, ठीक है. इन्होंने क्या किया था इस वक्त पे, जो पिलग्रिम टैक्स वगैरह होते हैं और जजिया है इनको एबलिश किया. तो ये क्या बताता है कि आपके यहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस था.
ठीक है। फिर जो राजपूत पॉलिसी थी अकबर की, इसने ये प्रूफ किया कि मुग़ल स्टेट के लिए भी ये बेनिफिशियल है, एट द सेम टाइम राजपूत स्टेट्स के लिए भी बेनिफिशियल है। तो देखो, दो तरह की चीज़ें होती हैं कि एक किंग है ना, एक किंग है एंड ही इज़ इम्पोजिंग समथिंग ऑन द अदर स्टेट, इसको कैप्चर कर लिया, लड़ाई कर ली, इसको अपने अंदर ले लिया। बट एक दूसरा तरीका होता है कि इनका भी कॉन्फिडेंस जीतना, तो वो यहाँ पे किया गया था। इसमें ये कॉन्फिडेंस जीता था मुगल किंग ने कि हम आपका एम्पायर ले रहे हैं, हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, बट एट द सेम टाइम आपका भी कुछ बेनिफिट हो रहा है। ये जो अलायंसेस थे, इसकी वजह से मुग़ल के एम्पायर में आपको ब्रेवेस्ट वॉरियर्स भी मिले हैं। ऑन द अदर हैंड आपको राजस्थान में भी काफ़ी पीस जो है सिक्योर हुआ। अ नंबर ऑफ राजपूत हु जॉइन द मुग़ल सर्विसेज, उनको इंपॉर्टेंट पोजीशंस भी मिली मुग़ल एम्पायर में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। तो जब हम देखते हैं ना अकबर को रिलीजियस पॉलिसीज़ के लिए उनकी काफ़ी तारीफ़ की जाती है। वेरियस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज रिलीजियस आइडियाज़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इनके कॉन्टेक्स्ट जो थे सूफ़ी सेंट्स के साथ, है ना, एंड द टीचिंग ऑफ हिज ट्यूटर अब्दुल लतीफ़। इनके जो टीचर थे उनका नाम था अब्दुल लतीफ़, ठीक है। तो पहली बात तो देखो, सूफ़ी सेंट्स, जब हमने भक्ति मूवमेंट और हम सूफीज़म पढ़ रहे थे तो हमने समझा था सूफ़ी सेंट्स आर मोर ऑफ द लिबरल काइंड ऑफ अ मूवमेंट, है ना। तो वो चीज़ें प्लस उनके जो टीचर थे, फिर उनकी शादी जो राजपूत वुमेन से हुई थी, और फिर उनके जो एसोसिएशंस थे इंटेलेक्चुअल जायंट्स से, जैसे कि शेख मुबारक, है ना, एंड हिज टू इलिटरेशियस सन अब्दुल फैज़ी एंड अब्दुल फजल। इन सब ने आप बोल सकते हो दीज ऑल आर द रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज रिलीजियस आइडियाज़ एंड हिज एम्बिशंस टू एस्टैब्लिश एन एम्पायर इन द हिंदुस्तान। Because he knew कि you want to establish an empire, you want to gain the confidence of the people within the country or within the region, you will have to be tolerant towards all of these religions, and then he gained knowledge about all of these. So उनकी beginning life में अकबर was pious Muslim, और जब उनकी शादी हुई जोधा भाई के साथ, उन्होंने पिलग्रिम टैक्स जो है वो एबलिश कर दिया 1562 में। जो जजिया टैक्स था जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो कि रिलीजियस टैक्स था, वो भी यहाँ पे इन्होंने एबलिश कर दिया। फिर इसके बाद इन्होंने अपनी जो हिंदू वाइफ्स थी उनको भी अलाउ किया कि हाँ ठीक है, आप क्या कर सकती हो, वर्शिप कर सकती हो अपने भगवानों को, अपने गॉड्स को। फिर लेटर ही बिकेम अ स्केप्टिकल मुस्लिम ऑल्सो। 1575 में इन्होंने जो इबादत खाना है विच इज़ द हाउस ऑफ वर्शिप, है ना, तो उसके लिए कहा कि चलो उसका कंस्ट्रक्शन शुरू करो। और ये कंस्ट्रक्शन कहाँ पे हुआ था? फतेहपुर सीकरी में। तो इबादत खाना आपको अकबर का जो है फीचर है वो मिलेगा। फिर उसने बहुत से लर्नड स्कॉलर्स को सारे रिलीजन से, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, जैनिज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, ज़ोरास्ट्रियनिज़्म हो, इन सारे रिलीजन से इन सारे स्कॉलर्स को बुलाया। एंड ही ऑल्सो डिसलाइक द इंटरफेरेंस ऑफ मुस्लिम उलेमास इन द पॉलिटिकल मैटर्स। 1576 में इन्होंने एक इनफैलिबिलिटी डिक्री जो है वो इशू की, by which he asserted his religious powers as well. अब 1582 में उन्होंने एक नया रिलीजन जो है वो प्रोमलगेट किया जिसका नाम है दीन इलाही और डिवाइन फेथ, ठीक है। इट बिलीव्स इन वन गॉड। तो आप ये भी देख सकते हैं, ये इस तरह की इनकी रिलीजियस पॉलिसी थी। अब इट बिलीव्स इन वन गॉड एंड इट कंटेन गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स, है ना। तो आप देख सकते हो उन्होंने सारे रिलीजन्स के स्कॉलर्स को बुलाते थे, समझते थे, तो सारे रिलीजन्स से अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर एक अपना रिलीजन बना दिया, है ना। इट अपहोल्ड्स नो डोगमा। सो डोगमा क्या होता है? इट इज़ अ बिलीफ और सेट ऑफ बिलीव्स दैट पीपल आर एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट एज ट्रू विदाउट क्वेश्चनिंग, राइट। सो ही अपोज दैट and he uphold no dogma, and it was aimed at bringing the gulf that separated different religions. However, इनका जो नया रिलीजन था वो थोड़ा फेलियर था. It fizzled out after his death. Even during the lifetime, it had only 15 followers, including जो बीरबल फेमस आप जानते हैं. So उन्होंने एक्चुअली ये किया कि उन्होंने किसी पे कंपेल नहीं किया अपना नया फेथ या फिर अपना नया रिलीजन. नाउ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इनके टाइम का वो देख लीजिए. सो अकबर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए लैंड रेवेन्यू में विद द हेल्प ऑफ राजा तोदरमल. लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था अकबर का उसको जब्ती या फिर बंदोबस्त सिस्टम बोलते हैं. यहाँ पे फर्दर इन्होंने राजा तोदरमल ने इनको इम्प्रूव किया जिसको बोला जाता था दासशाला सिस्टम, जो कि 1580 में कंप्लीट हुआ.
इस सिस्टम के अकॉर्डिंग टोडलमन ने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, कि अब लैंड को मेजर किया जाएगा यूनिफॉर्मली। रेवेन्यू जो था वॉज फिक्स्ड ऑन द एवरेज यील्ड ऑफ लैंड असेस्ड, ठीक है। अब ये जो लैंड असेस किया जाता था इट वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 10 ईयर्स। लैंड को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था। पोलाज, जिसको कल्टिवेटेड एवरी ईयर, दैट रीजन विच इज़ कल्टिवेटेड एवरी ईयर। परौती, जिसको एक वंस इन लाइक 2 ईयर्स में जिसमें कल्टिवेशन होता है। चाचर, जिसमें वंस इन 3 और 4 ईयर्स कल्टिवेशन होता है। एंड बंजार या फिर बंजर, जिसमें वंस इन 5 और मोर ईयर्स आप कल्टिवेशन कर सकते हो। और द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू वॉज मेड जनरली इन द कैश। मनसबदारी सिस्टम अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। ये भी एक और सिस्टम है जिसके बारे में आप बहुत बार देखते होंगे और यूपीएससी का भी फेवरेट है। मनसबदारी सिस्टम अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। ये इनके एडमिनिस्ट्रेशन में इस सिस्टम के अंदर हर एक ऑफिसर को असाइन किया गया था एक रैंक, जिस रैंक का नाम है मनसब। लोएस्ट रैंक वॉज 10, highest rank was 500 for the nobles, 5,000 for the nobles. Princes of royal blood received even a higher ranks, and the ranks were divided into 2, जट एंड सवर। जट का मतलब होता है पर्सनल, यानी कि ये जो है फिक्स्ड पर्सनल स्टेटस होता है एक पर्सन का। सवर रैंक है नंबर ऑफ कैवलरी मैन ऑफ अ पर्सन who is required to maintain. So every savar has to maintain at least 2 horses. तो सवर को क्या करना पड़ेगा, 2 horses मेंटेन करने पड़ेंगे। मनसब की जो रैंक थी वो हेरिडिटरी नहीं थी। सारे अपॉइंटमेंट्स और जो प्रमोशंस थे, डिसमिसल्स भी डायरेक्टली एम्परर ही करता था। So this is it about the entire system of Akbar. I hope you understood all of these points. In the next part, we are going to discuss the Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb and the causes of death. Stay tuned for that. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से तो मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए और स्प्रिंट यूपीएससी के लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।